Today topic is deadlock from unit number 2. What is deadlock in operating system? What is the concept of deadlock in operating system? Operating system में deadlock का concept क्या है, deadlock ये क्या होता है, ये हमें पढ़ना है. उस पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डेडलॉक. और 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन, अगर थ्योरेटिकल पेपर होता है तो 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 5 मार्क्स के लिए अगर रहेगा तो राइट अ बेसिक कॉजेस ऑफ डेडलॉक, लिस्ट द मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डेडलॉक्स. इस तरीके का 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय डेडलॉक्स. डेडलॉक्स क्या होते हैं. अगर इन जनरल मुझे मीनिंग बताना होगा डेडलॉक का तो मैं क्या बताऊंगी, डेडलॉक होना यानी जाम होना. कहीं पे अगर कोई सिस्टम डेड हो जाती है हम उसको डेडलॉक कह सकते हैं. मीन्स कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है, कोई भी चीज़ आगे नहीं जा रही है, कोई भी चीज़ पीछे नहीं आ रही है, ऐसे कुछ सिचुएशन अगर ऑकर होती है तो मैं उसे डेडलॉक कह सकती हूँ. ठीक है. तो डेडलॉक इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज़ बेसिकली फाउंड इन मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट. जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट रहता है, जिस सिस्टम में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं या मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में हम वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस मैक्सिमम 99% रहते हैं. बिकॉज क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो डील करते हैं कॉमन रिसोर्सेज के साथ. ठीक है. प्रोसेसेस आपके जो है वो शेयर किए जाते हैं कॉमन रिसोर्सेज के साथ. उसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आगे जाके आप लोगों को देने वाली हूँ, बट बिफोर दैट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बेसिक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि डेडलॉक क्या होता है. सो डेडलॉक इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट where many processes share a specific type of mutually exclusive resources. Mutually exclusive यानी जो दिखने में नियर अबाउट अलग अलग है बट फिर भी वो फंक्शनैलिटी सेम प्रोवाइड कर रहे हैं. और ऐसे सेम फंक्शनैलिटी वाले इस रिसोर्सेज को अगर मेनी प्रोसेसेस के थ्रू शेयर किया जा रहा है तो ऐसी कुछ सिचुएशन में डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. डेडलॉक रेफर्स टू द स्पेसिफिक कंडीशन वेयर 2 or more processes are each waiting for each other to release a resource, or more than 2 processes are waiting for resources in a circular chain. यानी जहाँ पे 2 प्रोसेसेस है और रिसोर्सेज सेम है. ठीक है. अगर एक प्रोसेस ने, या फिर कह सकते हो कि 2 प्रोसेसेस ने एक टाइप के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है, बट करंटली such a resource is engaged with another process. वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ एंगेज है. ठीक है. और ये 2 प्रोसेसेस जो है वो ऑलरेडी उस रिक्वेस्ट डाल चुके हैं उस रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए, उस रिसोर्स को लेने के लिए. तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जहाँ पे रिसोर्स खाली नहीं है, वो रिसोर्स ऑलरेडी बिजी है किसी दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए और उसके लिए रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक. ओके. A process in a multi-programming environment is said in a state of deadlock if it is waiting for a particular event that will never occur. ठीक है. ऐसा कोई इवेंट कभी ऑकर ही नहीं होता है. ऐसा कोई एनवायरनमेंट में अगर मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं तो डेडलॉक फॉर्म हो जाता है. और जो वेटिंग स्टेट में जो भी प्रोसेसेस है जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली है रिसोर्सेज को एक्सेप्ट करने के लिए है, तो वो वेटिंग स्टेट में ही रहते हैं. वो वेटिंग स्टेट में ही इन्फाइनाइट टाइम तक रहते हैं, क्योंकि जिस रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है वो रिसोर्सेज जो है वो ऑलरेडी एंगेज्ड है बाय एग्जीक्यूटिंग सम अनदर प्रोसेस. तो इस केस में आपके करंट प्रोसेसेस जो है जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली है वो वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं और वो वेटिंग स्टेट में ही लॉन्ग टाइम तक रहते हैं. द इवेंट विच आर मेनली कंसर्न हियर आर रिसोर्स एक्विजिशन एंड रिलीज. रिसोर्स एक्विजिशन यानी रिसोर्सेस लेना, और रिलीज यानी रिसोर्सेस लेने के बाद काम करना और उसको छोड़ देना, रिलीज कर देना. ठीक है. तो वो इवेंट ऐसा आता ही नहीं है कि रिसोर्स उसे मिले, और ऐसा कोई इवेंट आता नहीं है कि जो प्रोसेस उस रिसोर्स को एंगेज करके है वो प्रोसेस उसको रिलीज़ करे. ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई सिचुएशन आती नहीं है. और उस सिचुएशन में हमारी जो रिक्वेस्ट डाली हुई प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में ही लॉन्ग टाइम तक रहती है.
तो रिसोर्स एक्विजिशन करना यानी रिसोर्स को लेना, रिसोर्सेज को लेना, ठीक है, टास्क परफॉर्म करने के लिए। और रिसोर्स को रिलीज़ करना यानी आपका टास्क परफॉर्म हो जाने के बाद, एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद उसको रिलीज़ कर देना, उसको छोड़ देना, ताकि वो किसी दूसरे प्रोसेस को अलोकेट हो सके, ठीक है। तो उसको रिसोर्स रिलीज़ करना कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें डेडलॉक की, तो डेफिनेशन अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी। अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज तो अभी हम डेडलॉक की डेफिनेशन देखेंगे। डेडलॉक की डेफिनेशन क्या कहती है, ये यहाँ से आपको डेडलॉक की डेफिनेशन दिख रही है। दस, अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेस, ऐसी कोई प्रोसेस जो रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट भेज रही है। एंड इफ़ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, उस टाइम पे रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो रिसोर्सेज नहीं है, वो रिसोर्सेज है, बट वो रिसोर्सेज ऑलरेडी एंगेज विथ पर्टिकुलर डिफरेंट प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के रनिंग के लिए वो रिसोर्सेज एंगेज्ड है, इसलिए वो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं है। अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज एंड इफ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, if the resource are not available at that time, the process enter a wait state। उस केस में आपकी जो प्रोसेस है रिक्वेस्ट, जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है उस प्रोसेस, जैसे सपोज दैट एक प्रोसेस है जो नई प्रोसेस अराइव हुई है, उस प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उस रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कि भाई मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए मेरे एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, मुझे इस रिसोर्सेज की ज़रूरत है। बट अगर वो रिसोर्सेज दैट टाइम अवेलेबल है बट इट इज़ एंगेज विथ अ डिफरेंट प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के लिए वो एंगेज्ड है, दूसरे किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए रनिंग स्टेट में वो एंगेज्ड है, तो इसलिए वो प्रोसेस 1 को नहीं मिल सके, ठीक है। सपोज दैट 2 प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 1 ने रिक्वेस्ट भेजी है रिसोर्सेज के लिए, और वो जो रिसोर्सेज जो जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी है वो रिसोर्सेज प्रोसेस 2 के एग्जीक्यूशन के लिए एंगेज्ड है, तो आपकी प्रोसेस 1 कहाँ चली जाएंगी, वेटिंग स्टेट में चली जाएंगी। तो ये सेंटेंसेस वही कहते हैं, अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज एंड इफ द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम द प्रोसेस एंटर्स अ वेट स्टेट। आपकी जो प्रोसेस 1 है वो वेटिंग स्टेट में चली जाएंगी। एंड इट मे हैपन दैट वेटिंग प्रोसेस विल नेवर अगेन चेंज द स्टेट, यानी जो प्रोसेस 1 वेटिंग स्टेट में चली गई है वो उसकी स्टेट कभी चेंज ही नहीं करेंगी। क्यों नहीं चेंज करेंगी? बिकॉज द रिसोर्सेस इट हैज़ रिक्वेस्टेड, जिस रिसोर्सेज के लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी थी, आर हेल्ड बाय दी अनादर वेटिंग प्रोसेस, यानी आपके वेटिंग क्यू में, आपके रेडी स्टेट में या वेटिंग क्यू में और उसके पहले भी और ऐसे प्रोसेसेस वेटिंग स्टेट में अवेलेबल है जिन्होंने भी उसी रिसोर्स के लिए डिमांड की थी। ओके, तो आपकी जो प्रोसेस P1 थी उसकी जो स्टेट चेंज हो चुकी है, वेटिंग स्टेट में चली गई है, वो वेटिंग स्टेट में ही रहेंगी लॉन्ग टाइम के लिए, या फिर वो खुद की स्टेट चेंज नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसने जिस रिसोर्सेज के लिए डिमांड की थी वो रिसोर्सेज रनिंग स्टेट वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से वेटिंग स्टेट में जो उसके पहले ऑलरेडी वेटिंग स्टेट में चले गए हैं प्रोसेसेस उसके साथ एंगेज्ड हो जाएंगी। गॉट इट माई पॉइंट? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डेडलॉक सिचुएशन। उस सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। यानी एक प्रोसेस P1 नाम की एक प्रोसेस थी, उसने उसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे उस रिसोर्सेज के लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उस टाइम पे वो रिसोर्सेज प्रोसेस P2 को रन करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए एंगेज थे, इसलिए वो रिसोर्सेज प्रोसेस P1 को नहीं मिल पाए। इसी वजह से प्रोसेस P1 वेटिंग स्टेट में चला गया, बट वो वेटिंग स्टेट में ही रहेगा और खुद का स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि
जो रिसोर्सेस उसको चाहिए थे वो रिसोर्सेस ऑलरेडी पहले वेटिंग स्टेट में, उसके पहले भी कुछ प्रोसेसेस वेटिंग स्टेट में थी, उसको भी उसी रिसोर्सेस की ज़रूरत थी। तो वो रिसोर्सेस रनिंग स्टेट में जो भी प्रोसेस है उसका कंप्लीशन होने के बाद वेटिंग स्टेट में उसके पहले जो प्रोसेसेस अवेलेबल थे उसको उसके साथ वो एंगेज हो जाएंगे। तो इसलिए आपका P1 प्रोसेस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में ही रह सकता है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। वो जो सिचुएशन ऑकर होती है उसको हम कहते हैं डेडलॉक। ओके, जैसे मैंने कल एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था आप लोगों को कि जैसे कुछ इतवारी महल ऐसे क्राउडेड एरियाज़ जो है जहाँ पे अगर सिग्नल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, इतवारी की अगर हम बात लेते हैं तो इतवारी में सपोज दैट फवारा चौक हो गया, ऐसे कुछ चौक है, अग्रसेन चौक हो गया, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। ठीक है, ऑल द टाइम, डे में आप कभी भी जाओ आपको पूरा टाइम उस वहाँ पे रश दिखेगा। चारों साइड से वहाँ से रश आता रहता है, बड़े बड़े ट्रक्स भी आते रहते हैं, छोटे मिनी ट्रक्स भी रहते हैं, बसेस भी चलते हैं, 4 व्हीलर भी चलते हैं, 2 व्हीलर भी चलते हैं, साइकिल भी चलते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्राउडेड एरिया में अगर सिग्नल्स फॉलो नहीं किए गए, सपोज दैट एक दिन ऐसा आता है कि सिग्नल्स बंद है, पूरे आपके सिग्नल्स बंद है, तो भाई जनता है, जनता क्या करेंगी, सिग्नल्स को, तो सिग्नल्स रहते हैं तभी तो फॉलो नहीं करती है, तो सिग्नल्स नहीं रहेंगे वो तो फॉलो करने वाली ही नहीं है, ना ही वो एक दूसरे का समझने वाली है बात, तो वो तो चलते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअसली वो मूव ऑन होते रहेंगे सब लोग। अगर ऐसे मूव ऑन सिचुएशन में एक बड़ा सा ये जो है रहता है हमारा कंटेनर वाला ट्रक रहता है, जो बहुत ही बड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है कंटेनर वाला ट्रक, ऐसा कोई ट्रक आपका आ जाता है, ठीक है, मूव ऑन करने के लिए, और उसको वो जैसे यहाँ से लेफ्ट साइड से आ रहा है, ठीक है, उसको यू टर्न लेना है, राइट साइड में यू टर्न लेना है, तो वो यू टर्न के लिए ट्राई करेगा। अब जब वो यू टर्न के लिए ट्राई करेगा तो ऑब्वियसली उसके पीछे जितने भी व्हीकल्स है वो सब स्टॉप हो जाएंगे। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन से या लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं, अब उसमें भी सपोज दैट एक अपोजिट डायरेक्शन से एक बड़ा सा ये ट्रक आ रहा है, ठीक है, कंटेनर वाला ट्रक आ रहा है। अब इसको यू टर्न लेना है और उसके अपोजिट साइड में जो कंटेनर वाला ट्रक था उसको सीधा जाना है, ठीक है। अब दोनों हो गए जाम, दोनों स्टॉप हो गए, दोनों स्टॉप हो गए, उसके साथ साथ बाकी जितने भी व्हीकल्स थे, लेफ्ट राइट आगे पीछे जितने भी व्हीकल्स थे सब स्टॉप हो गए। सब स्टॉप हो गए तो वो पूरा जो स्क्वायर है वो पूरा ब्लॉक हो गया। अब उसमें कोई तो एक दूसरे का समझने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। वो एक बंदा बोलेगा कि भाई तू इधर से निकाल, वो निकालेगा नहीं, वो बोलेगा तू इधर से निकाल, वो उधर से निकालेगा नहीं। जहाँ छोटी सी जगह मिलेगी वहाँ पे कोई स्कूटर डाल देगा, कोई अपना बाइक डाल देगा, कोई साइकिल डाल देगा। इस ऐसे करते 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 15-20 मिनट के बाद वो पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक हो गया, डेड हो गया, ब्लॉक हो गया, वहाँ से कोई भी व्हीकल्स पास होने की जगह नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर 20 मिनट के बाद कोई एक व्हीकल पीछे से आ रही है तो आधा किलोमीटर तक उसको पता है कि अभी जाम लगा है पूरा, ठीक है, आगे चल के पूरा स्क्वायर जो है वो ब्लॉक हो चुका है, उसको जाने के लिए अभी 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। बट उसके पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, तो वो आधा किलोमीटर पहले ही वहाँ पे खड़ा रहेगा। सबसे पहले तो वो देखेगा वहीं पे वो 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा वहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है। स्क्वायर आने का ही है, स्क्वायर के पहले आधा किलोमीटर पहले ही वो खड़ा है बंदा, ठीक है। और उसके लिए पास होने के लिए, मूव ऑन होने के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब जैसे ही कंप्लेंट चली जाती है यहाँ पे सर्वर पे, जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स के सर्वर्स रहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी CCTVs लगे रहते हैं, तो उन लोगों को पहले ही सिचुएशन का पता चल जाता है कि ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये पूरा एरिया ब्लॉक हो चुका है सिग्नल्स ना होने के बावजूद। इस वजह से फिर वहाँ से ट्रैफिक पुलिस जो है वहाँ पे फिजिकली आ जाते हैं। जब वो आने के बाद वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो बड़े कंटेनर्स थे जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स थे पूरे रिसोर्सेज को जाम करने के लिए, वो बेसिक प्रॉब्लम्स को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो जो यू टर्न लेने वाला कंटेनर था उसको यू टर्न लेने के लिए बोलेंगे, और फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते वो जगह थोड़ी सी बना के तो पहले वो जो एक साइड पूरा जो ब्लॉक हुआ है वो एक साइड पूरा अनब्लॉक करेंगे। फिर अनब्लॉक करने के बाद
जो अपोजिट डायरेक्शन से जो भी व्हीकल्स आ रहे थे उनको बोलेंगे कि आपको पहले जाना है। लेफ्ट एंड राइट साइड में जो भी व्हीकल्स खड़े हैं उन लोगों को बोलेंगे कि आपको रुकना है, आपको अभी फ़िलहाल नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है। तो एक पोर्शन जो है उस पर्टिकुलर स्क्वायर का एक पोर्शन जो है वो पूरा क्लियर करेंगे। अब वो सब चीज़ें करते करते थोड़ा टाइम लगने वाला है, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, 1 घंटा तो नियर अबाउट जाएगा। अब वो जो बंदा था जो आधा किलोमीटर पहले खड़ा हुआ था आया हुआ, उसको तो वहाँ पे आधा घंटा तो रुकना ही है। उसके साथ साथ जैसे ही आपका ये जो ब्लॉक एरिया अनब्लॉक होते रहता है थोड़ा 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 थोड़ा, फिर भी वो वहीं पे खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी ऐसे लोग बैठे हैं कि जो भी ब्लॉक सिचुएशन में थे, ठीक है, वेटिंग सिचुएशन में थे, वो भी वेटिंग लिस्ट में थे, उनको भी आगे जाना था लेकिन वो वेटिंग में रह गए बिकॉज ऑफ द ब्लॉक सिचुएशन। तो जब तक के वो पूरे उसके आगे जितने भी वेटिंग स्टेट में व्हीकल्स थे वो जब तक के पूरे क्लियर नहीं होते हैं तो उसको तो वहाँ पे वेट ही करना है। तो ऐसे करते करते वो जो बंदा था उसको कम से कम 2 घंटे लगे पूरा एरिया वहाँ से क्रॉस होने के लिए। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक होना। ये मैंने रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताया जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं सिग्नल्स पे हमारे, ठीक है। अब इसी डेडलॉक को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए देखते हैं कि ये डेडलॉक जब फॉर्म होता है तो वो क्यों फॉर्म होता है। सबसे पहले तो जो प्रोसेसेस आते हैं यूज़र्स के थ्रू, जो कमांड दिया जाता है, यूज़र्स के थ्रू जो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं। अब जब हम किसी जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, इनपुट लगने वाला है, आउटपुट लगने वाला है, सीपीयू लगने वाला है, उसके साथ साथ कुछ मेमोरी लगने वाली है और कुछ चीज़ें रिसोर्सेस लगने वाले हैं, प्रिंटर वगैरह ऑल, ठीक है। सभी को हम क्या कॉल करेंगे, रिसोर्सेस। वी कॉल एज अ रिसोर्सेस, हम उसको कहेंगे रिसोर्सेस। तो जो रिसोर्सेस नीडफुल है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, अब वो रिसोर्सेस ऑलरेडी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एंगेज्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में वो प्रोसेस क्या कहेगी, वो प्रोसेस जाएंगी वेटिंग में। अब वो वेटिंग में तब तक रहेंगी जब तक कि वो रिसोर्सेस रिलीज़ नहीं हो जाते हैं। बट वो रिलीज़ होने के बाद भी अगर वेटिंग लिस्ट में उसके पहले ऑलरेडी ऐसी कुछ प्रोसेस है वेटिंग में जो उसी रिसोर्सेस को एक्सेस करना चाहती है, तो पहले तो जो इसके पहले वेटिंग में खड़ी थी उसको पहले वो रिसोर्स एलोकेट किया जाएगा रिलीज़ होने के बाद, और फिर उसका जॉब फिनिश होने के बाद फिर से वो रिसोर्सेस रिलीज़ होंगे, तब जाके आपके प्रोसेस को वो रिसोर्सेस एलोकेट किए जाएंगे। तो ऐसी अगर कुछ सिचुएशन फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जनरली ये सिचुएशन कहाँ पे फॉर्म होती है, मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में फॉर्म होती है, ओके, जहाँ पे सर्वर क्लाइंट ये कनेक्टिविटी रहती है वहाँ पे। तो मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में डेडलॉक्स फॉर्म होने के चांसेस 99% रहते हैं, वहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन फॉर्म होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। जब भी आपको अगर व्हाट इज़ डेडलॉक, ये डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो ये डेफिनेशन आप कहाँ से लिखोगे, ये आप यहाँ से आप इन जनरल तो ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसके साथ साथ आपको ये डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट इज़ डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, अ डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन where some process requested for the resources, and if these resources are already engaged with the execution of another process, so in that situation your current process enters in a wait state. It may happen that ऐसा भी हो सकता है कि waiting process will never again change the state, वो अपनी state change ना करे, क्योंकि because the resources it has requested are held by the another waiting processes, क्योंकि उसने जिस resources के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी वो किसी दूसरे वेटिंग प्रोसेसेस को भी, दूसरे वेटिंग प्रोसेसेस के थ्रू भी हेल्ड हो सकती है, एंगेज हो सकती है, तो उसकी स्टेट लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं होंगी, वो वेटिंग में ही रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं डेडलॉक ऑकर होना, ओके। अब उसके कुछ बेसिक कॉजेज़ बताए गए हैं, ठीक है, बेसिक रीजंस बताए गए हैं कि डेडलॉक क्यों ऑकर होता है। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि इनपुट आउटपुट स्पूलिंग डिस्क। स्पूलिंग का मतलब क्या होता है कि स्पूलिंग मीन्स
सीक्वेंशियल अगर एक क्यूब बनाई गई है, सीक्वेंशियल जॉब जब भी आते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, कमांड दिए जाते हैं, तो वो एक स्पूलिंग तैयार करता है, एक क्यू तैयार करता है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। तो स्पूल यानी एक बैच आप बोल सकते हो, एक क्यू आप बोल सकते हो। तो इनपुट आउटपुट डिस्क पे एक स्पूलिंग क्रिएट हो सकती है। क्यों क्रिएट हो सकती है स्पूलिंग? क्योंकि जो हमारी डिस्क है वो फुल हो सकती है। अगर वो ऑलरेडी हमारी इनपुट डिस्क फुल हो चुकी है और फिर भी हम इनपुट दिए जा रहे हैं तो वो स्पूल में चली जाएंगी यानी क्यू में चली जाएंगी। जब तक कि आपके फुल डिस्क में से कोई भी इनपुट एंटर नहीं करेगा प्रोसेसिंग के लिए, तब तक के वो स्पूलिंग में ही रहेंगी। जैसे ही डिस्क जो है वो थोड़ी एम्प्टी होती जाएंगी, वो स्पूलिंग जो है आपकी डिस्क में आ जाएंगी, इनपुट डिस्क में आ जाएंगी। सिमिलरली आउटपुट के लिए भी वैसा ही होता है, नो रूम फॉर सब्सिक्वेंट आउटपुट। तो जो आउटपुट आपको डिस्प्ले करना है तो आउटपुट के लिए भी एक बफर क्रिएट किया जाता है, एक स्पूल क्रिएट किया जाता है। उसमें अगर कोई जगह ही नहीं है तो उस केस में आपके इनपुट आउटपुट स्पूलिंग जनरेट हो सकता है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है वर्चुअल मेमोरी, ओवर अलोकेशन ऑफ पेजेस इन वर्चुअल मेमोरी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मेमोरी पता है किसी को? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? रैम रोम सबको पता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सबको पता है, ठीक है। उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड वोलेटाइल मेमोरी सबको पता है। नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल, ठीक है, इरेजेबल एंड नॉन इरेजेबल। सेकेंडरी मेमोरी नॉन इरेजेबल रहती है, परमानेंटली स्टोरेज रहता है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो इरेजेबल रहती है। जैसे हर एक पीसी के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम रहती है, ठीक है, रैम हमें पता है सबको। तो अगर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में रैम डिसाइडेड है 2 GB रैम है या 4 GB रैम है या फिर 8 GB रैम है, सो आई नो दैट कि मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो 2 GB की है या 4 GB की है। अब वो ऐसी कुछ सिचुएशन आती है, मेरा प्रोग्राम ऐसा है या मेरा प्रोसेस ऐसा है कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते वक्त मेरी 4 GB या 2 GB वाली रैम जो है वो फुल हो जाती है, ओके, फुल हो जाती है कम्प्लीटली। तो फुल होने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है। अब ये सिस्टम जो है वर्चुअल मेमोरी का, ये अभी लेटेस्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में या जो कंप्यूटर सिस्टम हम अभी यूज़ करते हैं, विंडोज़ हो गया, लिनक्स, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट दिया गया है। तो वर्चुअल मेमोरी यानी कोई प्री डिफाइंड मेमोरी नहीं है, जैसे रैम और रोम जैसा या फिर सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जैसा ये फिक्स मेमोरी नहीं है जो हम कहते हैं कि अगर हम ये नहीं कह सकते हम कि मुझे मेरे कंप्यूटर में या मेरे कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी ऐड करना है या मुझे वर्चुअल मेमोरी में कैसे ऐड कर सकती हूँ, ये मेरा सवाल नहीं हो सकता। क्योंकि वर्चुअल मेमोरी यानी ये ऐसी मेमोरी है कि जो कोई परमानेंट मेमोरी नहीं है या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है या रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। ये एक वर्चुअल मेमोरी है यानी आभासी, वर्चुअल यानी आभासी, जिसको मैं सिर्फ एक इमेजिन कर सकती हूँ कि ये एक इमेजिनरी मेमोरी है और वो इमेजिनरी मेमोरी हमारी कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। तो वो हमारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेटेस्ट डे टू डे लाइफ में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें वो सिस्टम ऑलरेडी दिया गया है। तो सपोज़ दैट मेरी रैम, मेरे कंप्यूटर सिस्टम की रैम 2 GB की है और वो 2 GB की रैम फुल हो जाती है और मुझे मेरी प्रोसेस अभी चल रही है, ठीक है, मेरा वर्किंग अभी चल रहा है। 2 GB फुल होने के बाद अगर मुझे और मेमोरी की ज़रूरत है तो ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर सिस्टम में एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट होती है, ऑटोमेटिकली होती है। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करता है। उसे पेजिंग कहा जाता है, ठीक है, पेजेस कहा जाता है। वही लाइनेक्स में उसे स्वैपिंग कहा जाता है, स्वैप पेजेस क्रिएट करना। विंडोज़ में उसे पेजिंग कहा जाता है। तो वो पेजिंग वर्चुअल मेमोरी यानी एक पेज क्रिएट करता है और वो पेज क्रिएट होता है बफरिंग में, बफर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो टेम्परेरीली मेमोरी रहती है, तो वहाँ पे वो पेज क्रिएट होता है। तो उसमें एक तो
और 2 GB जितनी रैम है उसमें ऑलरेडी जो डेटा है वो डेटा वहाँ पे स्वैप किया जाएगा, या फिर जो नया डेटा आपका ऐड हो रहा है वो डेटा आपके वर्चुअल मेमोरी में रखा जाएगा। तो दो में से कुछ भी हो सकता है। तो वर्चुअल मेमोरी ये एक ऐसी मेमोरी है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही आपकी रैंडम रैम जो है वो फुल हो जाती है तो वर्चुअल मेमोरी ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसी अगर कुछ सिचुएशन आती है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो आपको वर्चुअल मेमोरी जनरेट करना ज़रूरी है। तो उस केस में भी डेडलॉक की सिचुएशन ऑकर हो सकती है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि ओवर अलोकेशन ऑफ पेजेस इन वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी में अगर ओवर अलोकेशन होता है पेजेस का, जैसे मैंने बोला कि वर्चुअल मेमोरी यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे पेजिंग कहा जाता है, तो उसमें अगर डिसाइडेड रहता है कि कितने साइज़ का कितना पेज क्रिएट करना है, ठीक है, मेमोरी के लिए, वर्चुअल मेमोरी के लिए, तो अगर उसमें ओवर पेजिंग जनरेशन होना स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि डेडलॉक फॉर्म हो रहा है। ईच प्रोसेस हैज़ अ अलोकेशन ऑफ notational pages it must work within. Second, the process acquire pages one by one. जो प्रोसेसेस रहते हैं वो हर एक उस प्रोसेस को जितनी साइज ऑफ मेमोरी की ज़रूरत है उतने साइज का वो पेज क्रिएट किया जाता है वर्चुअल मेमोरी में। नॉर्मली डज नॉट यूज इट्स फुल अलोकेशन। कर्नेल ओवर अलोकेट टोटल नंबर ऑफ नेशनल पेजेस, फॉर एग्जाम्पल लाइक एयरलाइन ओवर बुकिंग सीट्स। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि जैसे हम कोई रेलवे रिजर्वेशन कर रहे हैं या एयरलाइन रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें जब हम रिजर्वेशन करते हैं तो सबसे पहले हम अवेलेबल सीट्स देखते हैं। ठीक है, ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं या रेलवे का, एयरलाइन का रिजर्वेशन करते हैं। अगर सीट्स फुल है तो हम वेटिंग में चले जाते हैं। अब जब हम वेटिंग में जा रहे हैं तो सपोज दैट वेटिंग मीन्स योर वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, और जो सीट्स अवेलेबल थे वो बुक हो चुके हैं मीन्स योर एक्चुअल मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको वर्चुअल मेमोरी जो है, जो वेटिंग बोल रहे हैं हम उसको, वेटिंग लिस्ट बोल रहे हैं, उसको जगह कब मिलेंगी? जब एक्चुअल मेमोरी में से कोई सीट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो जो एक्चुअल सीट्स जो है वो पहले से ही अलोकेट हो चुके हैं, पहले से रिजर्वेशन हो चुका है, अगर उसमें से कोई पैसेंजर खुद का रिजर्वेशन कैंसिल करेगा तो आपके वर्चुअल मेमोरी यानी आपकी वेटिंग लिस्ट में से जो भी पहले रहेगा उसको वो सीट अलोकेट की जाएंगी। तो ये फंडा रहता है वर्चुअल मेमोरी का। ठीक है, तो उस केस को भी हम कहते हैं, उस सिचुएशन को भी हम कहते हैं डेडलॉक। All processes by mismatch approach used for the full allocation. Third one is kernel cannot provide last pages it promised. ठीक है, kernel cannot provide the last pages it promised. And partial deadlock. Partial deadlock means some processes are blocked. ये भी एक situation हो सकती है। Means there are 5 types of situation or causes or reasons occur when the deadlock is occur. तो डेडलॉक जब ऑकर होता है तो ये 5 टाइप के रीजन से हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डेडलॉक, हम इसे डेडलॉक कहते हैं। अब उसके बाद हम डेडलॉक हैंडलिंग पे आते हैं। अगर डेडलॉक एक बार फॉर्म हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज्ड व्हेन वी हैंडलिंग द डेडलॉक। पहले को कहा जाता है डेडलॉक प्रिवेंशन, सेकंड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस, थर्ड वन इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड फोर्थ वन इज डेडलॉक रिकवरी। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन यानी डेडलॉक होने नहीं देना है, हमें प्रिवेंट करना है। सॉरी, डेडलॉक प्रिवेंशन यानी अगर डेडलॉक हो गया तो उसको हमें प्रिवेंट करना है। डेडलॉक अवॉइडेंस मीन्स हमें डेडलॉक को फॉर्म ही नहीं होने देना है। डेडलॉक डिटेक्शन मीन्स डेडलॉक हो गया तो उसको डिटेक्ट करना है। और डेडलॉक रिकवरी मीन्स डेडलॉक को डिटेक्ट करने के बाद उसको उससे रिकवर करना है सिस्टम को। तो ये 4 मेथड्स रहते हैं हैंडलिंग के, डेडलॉक हैंडल करने के। बट बिफोर दैट हमें एक टॉपिक पढ़ना है। ये 4 तो मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं, उसके पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है, वो है नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी रहती है या कौन से कंडीशन में डेडलॉक ऑकर हो सकता है। तो उस पर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक और डिस्कस द कंडीशंस ऑफ डेडलॉक विद एग्जाम्पल्स। सो अगेन इसमें 4 कंडीशंस आती है। देयर आर 4 कंडीशंस दैट मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली फॉर देयर टू बी अ डेडलॉक। तो ऐसी ये नीचे दी गई 4 कंडीशंस हमें देखनी है। पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यानी
नियर अबाउट डिफरेंट है, दोनों जॉब्स जो है डिफरेंट है, बट फिर भी वो सेम रिसोर्सेज को अलोकेशन दे रहे हैं, सेम रिसोर्सेज का अलोकेशन उसको चाहिए, तो उसे हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहते हैं। द रिसोर्सेज इन्वॉल्व आर नॉन शेयरेबल है, ठीक है, रिसोर्सेज शेयरेबल नहीं है, बट फिर भी दे आर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्वायर्ड एंड यूज इन म्यूचुअल मैनर यानी शेयर्ड रिसोर्सेज को वो एक्वायर कर रहा है, ले रहा है और म्यूचुअली एक दूसरे के साथ डील कर रहा है कि भाई तू पहले इसको ले, अपना काम खत्म कर, उसके बाद मुझे दे दे। म्यूचुअली हम कहते हैं ना, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन। दैट इज बाय एटमोस्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम, तो उसमें एक प्रोसेस को एक ही बार वो रिसोर्स मिलेगा, क्योंकि वो शेयरेबल है, शेयर्ड रिसोर्सेस है, दो प्रोसेसेस के थ्रू उसको शेयर किया जा रहा है, बट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में शेयर किया जा रहा है, यानी दोनों प्रोसेसेस के बीच में एक उन्होंने टाई किया हुआ है कि अगर हमें ये शेयर्ड रिसोर्सेस यूज़ करने हैं, एक्वायर करने हैं, तो पहले तू जा, तू वो रिसोर्सेज का यूज़ कर, अपना काम फिनिश कर, फिर उसके बाद मुझे अलोकेट कर दे। तो एटमोस्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम, एक प्रोसेस एक बार उसको अलोकेट करेगा या एक्वायर करेगा। इफ़ अनदर प्रोसेस रिक्वेस्ट दैट रिसोर्स इट मस्ट बी डिलेड अंटिल द रिसोर्स हैज़ बिन रिलीज, अगर दूसरी प्रोसेस उसको उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो डिले हो जाएंगी वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि वो वेटिंग में चली जाएंगी, क्योंकि वो रिसोर्स तो एंगेज है पहले प्रोसेस के साथ, तो तब तक के वो डिले हो जाएंगी अंटिल द रिसोर्स हैज़ बिन रिलीज, जब तक के पहले प्रोसेस के थ्रू वो रिसोर्स रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक वो डिले हो जाएंगी। गॉट इट, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन। सेकंड टाइप, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है यहाँ पे, एटलीस्ट वन रिसोर्स मीन्स थ्रेड मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड, दैट इज ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम claim exclusive control of the resource. If the another process requests that resource, that requesting process must be delay until the resource has been released. तो यही बताया है यहाँ पे कि वो दोनों प्रोसेसेस के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रहते हैं वो दोनों प्रोसेसेस, तो वो एक प्रोसेस एक बार वो रिसोर्स को यूज़ करेंगी, उसके साथ वो एक्वायर रहेगी, और जो दूसरी प्रोसेस है वो अगर रिक्वेस्ट भेजेंगी तो वो रिसोर्स उसको नहीं मिलेगा, तब तक के उसकी प्रोसेसिंग डिले हो जाएंगी। जब पहली प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगी तो वो रिसोर्सेज रिलीज हो जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस को दिए जाएंगे। ओके, सेकंड वन इज होल्ड एंड वेट कंडीशन। होल्ड एंड वेट मीन्स रिक्वेस्टिंग प्रोसेस ऑलरेडी होल्ड द रिसोर्सेज व्हाइल वेटिंग आर रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, यानी होल्ड एंड वेट मीन्स जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी है वो ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज को होल्ड करके रखी हुई है। ऐसी कुछ प्रोसेसेस है जो बहुत ही स्मार्ट है, वो ऑलरेडी उसने पहले ही कुछ रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है, बट फिर भी वो रिक्वेस्ट भेज रही है किसी दूसरे रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए, उसे होल्ड एंड वेट कहा जाता है। तो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस ऑलरेडी होल्ड द रिसोर्सेज व्हाइल वेटिंग फॉर रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, और वो ऑलरेडी उसके पास कुछ रिसोर्सेज है, जैसे सपोज दैट एक प्रोसेस है, उसको 2 रिसोर्सेज चाहिए, उसको एक रिसोर्स मिल गया है और वो एक रिसोर्स वो होल्ड करके रखा हुआ है खुद के पास, और उसने दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी है और दूसरे रिसोर्स को मिलने के लिए वो वेट कर रहा है तब तक के। गॉट इट माई पॉइंट, यानी 2 रिसोर्सेज की उसको ज़रूरत है, दोनों भी अगर मिलते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, बट अगर दोनों नहीं मिले हैं, दोनों में से सिर्फ एक ही मिला है उसको रिसोर्स, तो वो एक रिसोर्स वो छोड़ेगा क्यों, उसको मिला है तो वो होल्ड करके रखेगा, और वेट किसके लिए करेगा, दूसरे रिसोर्स को मिलने के लिए वेट करेगा, उसके लिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा, उसे होल्ड एंड वेट कंडीशन कहते हैं। A process must be holding at least one resource and waiting to acquire additional resource that is currently being held by the another process. तो वही एग्जाम्पल मैंने बताया कि उसको 2 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एक रिसोर्स उसको मिल गया है इसलिए वो होल्ड करके रखा हुआ है, और दूसरा रिसोर्स उसको नहीं मिला है रिक्वेस्ट भेजने के बावजूद भी, क्योंकि वो रिसोर्स ऑलरेडी एक दूसरे प्रोसेस के साथ एंगेज है, तो तब तक के वो वेट करेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया है, देयर मस्ट बी एग्जिस्टिंग अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग अ रिसोर्स ऑलरेडी अलोकेटेड टू इट व्हाइल वेटिंग फॉर एडिशनल रिसोर्स दैट आर करंटली बीइंग हेल्ड बाय द अनदर प्रोसेस। तो वही उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसी कंडीशन में
एक प्रोसेस को नंबर ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो उसमें से उसको कुछ मिल गए हैं, कुछ नहीं मिले हैं। जो मिले हैं उसको होल्ड करके रखे हैं उसने, और जो नहीं मिले हैं उसके लिए वो वेट कर रहा है। सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड एज होल्ड एंड वेट कंडीशन। देन थर्ड वन इज नॉन प्रिएम्प्टिव कंडीशन। नॉन प्रिएम्प्टिव पॉलिसी एंड नॉन प्रिएम्प्टिव पॉलिसी फिर से ध्यान में रखो, ठीक है। नॉन प्रिएम्प्टिव पॉलिसी में क्या होता है कि प्रोसेस जब तक फिनिश नहीं हो जाती है, आपका सीपीयू जो है उसके साथ एंगेज रहेगा। वो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला भी प्रोसेस आ गया फिर भी वो वहाँ से प्रिम्प्ट नहीं करेगा या उसको छोड़ नहीं देगा, ठीक है। प्रोसेस को जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट होंगी तभी वो उसको रिलीज करेगा, यानी कौन? आपका सीपीयू। ये नॉन प्रिएम्प्टिव पॉलिसी में हमने पढ़ा था। प्रिएम्प्टिव पॉलिसी क्या कहती है कि अगर एक बार आपका प्रोसेस आपका सीपीयू प्रोसेस को अलोकेट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद उसका रनिंग स्टेट में शुरू है एग्जीक्यूशन, बट इन बिटवीन अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जॉब आता है तो वो क्या कर देगा? करंट जॉब को क्या कर देगा? सस्पेंडेड कर देगा, वेटिंग लिस्ट में डाल देगा और वो जंप करेगा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जॉब के पास। वो प्रिएम्प्टिव कंडीशन कहलाती है। बट हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन देख रहे हैं? नॉन प्रिएम्प्टिव। तो नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेस ऑलरेडी अलोकेटेड टू द प्रोसेस कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड, मीन्स रिसोर्सेस प्रीवियसली ग्रांटेड कैन नॉट बी फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम दैट प्रोसेस, ठीक है। आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू जो प्रोसेस रन कर रहा है उसको छोड़ दे और मुझे अलोकेट हो जा, ऐसे आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नॉन प्रिएम्प्टिव कंडीशन। जब तक के वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगी, फिनिश नहीं होंगी, तब तक के वो रिसोर्सेज रिलीज नहीं होंगे। नॉट इन एनी कंडीशन, दे मस्ट बी एक्सप्लिसिटली रिलीज बाय द प्रोसेस होल्डिंग देम। एक्सप्लेनेशन दिया है, रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द प्रोसेसेस आर यूज टू कंप्लीशन और रिलीज वॉल्यूंटरीली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट। तो यानी किसी भी कंडीशन में उस प्रोसेस को वो छोड़ने वाला नहीं है और वो वहाँ से उसको सस्पेंडेड करने वाला नहीं है। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज नॉन प्रिएम्प्टिव कंडीशन। एंड द फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट कंडीशन। सर्कुलर वेट कंडीशन, देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस। अगर एक क्यू है वेटिंग प्रोसेसेस की, तो सर्कुलर वेट कंडीशन यानी जैसे वेटिंग में चले गए आपके प्रोसेसेस, ये अभी ये सभी प्रोसेसेस को रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, ओके, सेम रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, बट वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं थे, वो दूसरे किसी प्रोसेस के साथ एंगेज थे। तो ये सभी प्रोसेसेस जो है वेटिंग लिस्ट में चले गए, P0, P1, P2 सो ऑन Pn, सच दैट फॉर 0 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू n, प्रोसेस P0 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द प्रोसेस P1, राइट। ये P1 P0 जो है वो वेटिंग में रहेगा क्योंकि इसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो P1 ने हेल्ड किए हैं, ठीक है, होल्ड करके रखे हैं। प्रोसेस Pk इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द प्रोसेस Pk+1। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, Pk अगर है यहाँ पे, तो Pk वेटिंग में रहेगा क्योंकि उसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो Pk+1 ने होल्ड करके रखे हैं। सिमिलरली प्रोसेस Pn, लास्ट वाला जो प्रोसेस है, इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द प्रोसेस P0, तो इसलिए उसको सर्कुलर वेट कंडीशन कहा गया है। तो इस कंडीशन में एक्चुअली सर्कुलर वेट कंडीशन में पता है कभी भी रिसोर्सेज रिलीज ही नहीं हो पाते हैं। इस कंडीशन में टोटली जो है वो आपका ब्लॉक हो जाता है एरिया, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है कि P1 P0 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द P1, P1 is waiting for the resource held by the P2, so on Pk is waiting for the resource held by the Pk+1 and Pn is waiting for the resource held by the P0। यानी अभी देखो यहाँ पे जितने भी इस वेटिंग क्यू में जितने भी प्रोसेसेस है, ऑल दे आर गोइंग इन द वेटिंग स्टेट, तो वो दे नेवर कम आउट फ्रॉम द वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट से वो बाहर ही नहीं निकलेंगे, ऑलवेज इन द वेटिंग स्टेट। रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड सर्कुलर वेट, वही बताया कि रिसोर्सेज वो प्रिम्प्ट ही नहीं होते सर्कुलर वेट में। द प्रोसेसेस इन द सिस्टम फ्रॉम द सर्कुलर लिस्ट और चेन वेयर ईच प्रोसेस इन द लिस्ट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द नेक्स्ट प्रोसेस इन द लिस्ट। तो ऐसे कंडीशन को ब्लॉक कंडीशन कहते हैं हम। यहाँ पे रिसोर्सेज जो है रिलीज ही नहीं हो पाते हैं। अब ये चारों, ये हमने चार क्या देखे हैं?
कॉजेज देखे हैं, कंडीशंस देखे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो ये चारों हमने क्या देखे हैं, कंडीशंस। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन, सेकंड वन इज होल्ड एंड वेट कंडीशन, थर्ड वन इज नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन एंड फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट कंडीशन। अब अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल, हम जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अभी तक बताया ट्रैफिक सिग्नल्स का, ठीक है, ट्रैफिक का, वो एग्जाम्पल हम ये चारों कंडीशन के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ट्रैफिक डेडलॉक। जो डेडलॉक कहाँ पे फॉर्म होता है मैंने बताया, ठीक है, सिग्नल्स पे कैसे फॉर्म होता है मैंने बताया आप लोगों को। वो ट्रैफिक डेडलॉक का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर द ट्रैफिक डेडलॉक इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। कंसिडर ईच सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट एज अ रिसोर्स। तो ये जो आपको यहाँ पे रास्ते दिख रहे हैं, ये पूरे रास्ते हैं, ठीक है, ये स्ट्रीट वे है पूरा, ठीक है, रास्ते हैं। अब यहाँ पे पूरा डेडलॉक हो चुका है क्योंकि इस पाथ में भी बाइक्स ये है, गाड़ियाँ हैं, इस पाथ में भी पूरी लाइन में क्यू में गाड़ियाँ हैं, इस पाथ में भी है, इस पाथ में भी है। तो यहाँ पे डेडलॉक फॉर्म हो गया, ओके। जब तक ये पूरा डेडलॉक कब तक नहीं होगा सॉर्ट आउट, ये गाड़ी यहाँ से इधर टर्न नहीं लेगी तो ये सॉर्ट आउट नहीं होगा, ये गाड़ी यहाँ से टर्न नहीं लेगी तो यहाँ से सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो ये डेडलॉक पूरा फॉर्म हो चुका है। अब ये सभी कंडीशन पे हम अप्लाई करके देखते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन क्या कहती है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंडीशन अप्लाइज सिंस ओनली वन व्हीकल कैन बी ऑन द सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट एट अ टाइम। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या कहती है कि एक स्ट्रीट में एक ही व्हीकल होना चाहिए। यानी आपका प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स को अलोकेट करके अगर रखता है तो वो एक ही प्रोसेस को अलोकेट करके रहेगा, दूसरी प्रोसेस जो है वेटिंग स्टेट में ही रहेंगी तब तक के। अगर हम इसको अप्लाइज करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ओनली वन व्हीकल कैन बी ऑन द सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट एट अ टाइम। एक टाइम पे एक स्ट्रीट पे एक ही व्हीकल होना चाहिए। होल्ड एंड वेट कंडीशन पे अगर हम अप्लाई करते हैं ये वाली सिचुएशन, तो क्या हमें मिलता है, द कंडीशन अप्लाइज सिंस ईच व्हीकल इज ऑक्यूपाइंग अ सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट एंड वेटिंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट। होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट क्या कहता है कि अगर एक प्रोसेस को दो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एक रिसोर्स उसको मिल गया और दूसरी रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है, ये कंडीशन है वो। अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये एग्जांपल क्या कहेगा, सिंस ईच व्हीकल इज ऑक्यूपाइंग ऑन द सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट। अगर एक व्हीकल एक सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट को ऑक्यूपाई करेगा तो वो वेटिंग किसके लिए करेगा, वेटिंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट। वो मूव ऑन करने के लिए दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन करने के लिए वेट कर रहा है, ओके। नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो क्या कहेगा, सिंस द सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट दैट इज सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट दैट इज सिंस अ सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द व्हीकल कैन नॉट टेकन अवे फ्रॉम इट। यानी नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन क्या कहती है हमें कि एक बार प्रोसेस ने रिसोर्स को अलोकेट किया तो वो किसी भी कंडीशन में उससे मूव ऑन नहीं करेगा। कितनी भी हायर प्रायोरिटी वाला जॉब आए फिर भी वो उसको सस्पेंडेड नहीं करेगा। जब तक कि वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करता है सक्सेसफुली, तब तक के वो रिसोर्स उसके साथ ही एंगेज रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसी स्ट्रीट वाले डेडलॉक पे, ट्रैफिक डेडलॉक पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा रिजल्टेंट, सिंस द सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द व्हीकल कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम इट। अगर एक व्हीकल ने एक स्ट्रीट का रास्ता अगर ऑक्यूपाई किया है तो वो वहाँ से टेकन अवे नहीं करेगा, यानी वहाँ से हटेगा नहीं जब तक कि उसका काम फिनिश नहीं हो जाता है, ओके, उस व्हीकल का। सर्कुलर वेट क्या कहता है, सर्कुलर वेट कंडीशन अप्लाइज सिंस ईच व्हीकल इज वेटिंग ऑन द नेक्स्ट व्हीकल टू मूव, दैट इज ईच व्हीकल इन द ट्रैफिक इज वेटिंग फॉर द सेक्शन ऑफ द स्ट्रीट हेल्ड बाय द नेक्स्ट व्हीकल इन द ट्रैफिक। अब यहाँ पे सर्कुलर वेट में वेटिंग में ही रहेंगे। हर एक व्हीकल स्ट्रीट पे हर एक व्हीकल दूसरे वेट करेगा, दूसरा व्हीकल जो है सेकंड स्ट्रीट पे वो जब तक के मूव ऑन नहीं करता है, वहाँ से नहीं निकल जाता है, तब तक के वो पहला वाला व्हीकल पहले वाले सेक्शन पे, स्ट्रीट के पहले वाले सेक्शन पे वेटिंग में रहेगा। तो इस तरीके से ये सर्कुलर वेट कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया है चारों कंडीशन के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एज कंडीशंस टू बी फॉर्म।
तो यहाँ पे ये पूरी कंडीशंस को बताया. सिंपली द रूल टू अवॉइड द ट्रैफिक डेडलॉक इज दैट द व्हीकल शुड ओनली एंटर द इंटरसेक्शन इफ इट इज़ एश्योर्ड दैट इट विल नॉट हैव टू स्टॉप इनसाइड द इंटरसेक्शन. यानी यहाँ पे अगर डेडलॉक फॉर्म नहीं होना चाहिए ऐसे अगर हमें लगता है तो यहाँ पे एक भी व्हीकल ने स्टॉप नहीं लेना चाहिए. ठीक है, ऐसी सिचुएशन है. अगर एक भी व्हीकल ने यहाँ पे स्टॉप ले लिया तो डेडलॉक फॉर्म हो गया, समझो. It is not possible to have a deadlock involving only one single process. The deadlock involve a circular hold and wait condition between two or more processes. So one process cannot hold the resource waiting for another resource that it is holding. In addition, deadlock is not possible between two threads, two processes in a process, because it is the process that hold the resource, not the thread. That is, each thread has access to the resource held by the another process. तो अगर एक प्रोसेस यहाँ पे डेडलॉक पॉसिबल नहीं हो सकता है किस कंडीशन में, अगर नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन अगर लेते हैं हम तो डेडलॉक फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक के एक प्रोसेस एक स्टेट ने एक व्हीकल को जब तक के एंगेज करके रखा है तो दूसरे के लिए एंट्री ही नहीं है. ओके, तो अगर नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन रहती है तो वहाँ पे डेडलॉक फॉर्म नहीं होगा. होल्ड एंड वेट में डेडलॉक फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा है. सो दिस इज़ द टॉपिक, टुडे टॉपिक, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक.